बेटा आज हम जो है ना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। जो डिफरेंशियल इक्वेशन का रहता है उसको कभी एक लेक्चर में पूरा कर दिया जाएगा। उसमें बाकी जो मेन बातें हैं वो आई हैव टोल्ड यू, बाकी लेंगे उसका भी एक दो पीरियड और। लेकिन पहले जो है बिफोर एग्ज़ाम जो है, क्योंकि आपका 15 तारीख को ही है, तो ये प्रोबेबिलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। डेट शीट का पता लग गया होगा ना? यस सर। एक था तुमने पता लग गया बेटा? जी सर। कौन सा पेपर कब कब है? सर मैथ का 15 का है, इतना पता है। अच्छा, और सर लास्ट फिजिक्स है ओके और 16 को इंग्लिश का है सर। ओके बेटा। तो प्रोबेबिलिटी देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी का मायना क्या होता है मैं बताऊंगा इसको बिल्कुल देसी उसमें। जो एक मोटा मोटा हिसाब किताब होता है, फार्मूले भी हैं, उन फार्मूलों के अकॉर्डिंग भी मैं तो दोनों डबल तरीके से कराऊंगा ताकि इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, हर क्वेश्चन और हर एग्जांपल, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। बाहर से का मतलब है लैंग्वेज भी चेंज नहीं होगी उसकी। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें डिट टू क्वेश्चन आएगा, वो चाहे एग्जाम्पल हो और चाहे वो एक्सरसाइज हो। तो मैं दोनों तरीके से कराऊंगा। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस हैं, दो या तीन तरह के। तो तीनों को मैं देसी तरीके से भी बताऊंगा, अपने जो मोटा मोटा हिसाब किताब होता है उस हिसाब से भी, और फार्मूले के हिसाब से भी। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमें वो समझना चाहिए। इसका मतलब होता है संभावना। जो काम की बातें हैं वो मैं बता दूंगा तुम्हें, लेकिन अब ये जो मैं समझा रहा हूँ ये समझने की बातें हैं भाई। हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इवेंट क्या होती है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये सारी बातें आएंगी। ये बताई जाती हैं 10वीं में, लेकिन मैं यहाँ फिर बता देता हूँ। 9वीं में बताई जाती हैं, 8वीं से स्टार्ट हो जाता है। हिंदी में इसका शुद्ध जो है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रायिकता। और वैसे हम इसका जो मायना है वो क्या है? संभावना। किसी भी घटना की क्या संभावनाएं हो सकती हैं, तो प्रोबेबिलिटी बोलते हैं हम। आप वैसे भी अपनी जो बोलचाल है, लैंग्वेज है, उसमें हम ये कह देते हैं कि आई प्रोबेबली बी देयर, या मैं वहाँ, शायद मैं वहाँ हो सकता हूँ। तो ये संभावनाएं होती हैं। अब इसको मैथमेटिकल वे में कैसे मापा जाएगा? तो उसके लिए सबसे पहले एक दो टर्म्स हैं। जैसे सबसे पहले है एक्सपेरिमेंट। वैसे तो फिजिक्स में इसका नाम क्या है? प्रयोग बोलते हैं इसको। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस whose outcomes are well known and well defined। इसका मतलब क्या है? जैसे हम टॉस करते हैं, तो टॉस किससे किया जाता है बेटा? सर कोएन से। कॉइन से। क्यों? कॉइन ही क्यों होता है? क्रिकेट वाले तो ईंट नहीं बगाई करे यार, हैं रोड़ा।
बैट न बगा लें ईंट न बगा लें, करते हैं ना। कॉइन को क्यों करते हैं? क्योंकि इसके बगाने के बाद हमें पता है या तो हेड आएगा या टेल। टेल आएगा। दो टीम होती हैं, दो ही चांसेस होते हैं। दूसरी बात, ये कॉइन जो है या तो हेड दिखाएगा या टेल, ये बीच में खड़ा नहीं होगा। इसके लिए ये सोले फिल्म में खड़ा हो जाता है ना, ऐसे नहीं खड़ा होता कॉइन। तो ये वेल डिफाइंड आउटकम्स हैं इसके, ये नहीं है जिसमें ये संभावना नहीं होती कोई नई चीज़ आ जाए। हमें पता है एक डाई को फेंकते हैं, डाई क्या होती है जो लूडो में खेलते हैं हम, उसके ऊपर एक डॉट होता है या दो डॉट होते हैं, तीन होते हैं। तो उनका हमें पता है 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। इनके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। डाई को फेंक लो, कोई कोने पे नहीं खड़ी होगी वो, या तो उसके ऊपर फेस पे क्या आएगा, एक डॉट आएगा, या ऐसा फेस ऊपर आएगा जिसके ऊपर दो डॉट हैं, या एक ऐसा फेस आएगा जिसके ऊपर 3 डॉट हैं, या ऐसा आएगा चार। ऐसा तो नहीं होगा कोने के ऊपर खड़ी हो जाएगी वो। तो उसके वेल डिफाइंड जो है वो वेल नोन क्या क्या हैं भाई, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो दैट्स एन एक्सपेरिमेंट। टॉसिंग ए क्वाइन इज एन एक्सपेरिमेंट, throwing a die is an experiment. ठीक है। अब दूसरी बात आती है निकल के यहाँ पे, इवेंट। हिंदी में मायना इसका घटना। इवेंट क्या होती है? एनी आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट is called event and is denoted by capital alphabet of English. ये कहता है कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लें और उसका आउटकम जो आता है वो क्या कहलाता है? इवेंट कहलाता है। जैसे इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, इवेंट ऑफ गेटिंग हेड इन टॉसिंग ए क्वाइन। क्या हो गया वो? कैपिटल एच। ऐसे ही टेल का क्या हो जाएगा? कैपिटल टी। समझ आ रही बात? ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट्स को हम पहले ही जानते हो, इवेंट एनी आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। अब सैंपल स्पेस, ये 4 डेफिनेशन है, एक और है बस, ये फिर तो कंसेप्ट आ जाएगा प्रोबेबिलिटी का। नो मोर डेफिनेशन, ये लास्ट डेफिनेशन है, सैंपल स्पेस। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन ही 3 तरह के होते हैं, कॉइन पे, डाई पे, कार्ड्स पे, बस। और बॉल्स पे ये भी हो सकता है। तो ये इन्हीं पे क्वेश्चन आ जाता है, और इनको जब हम अच्छी तरह समझ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़िया नंबर देती है, दैट्स स्कोरिंग, वेरी स्कोरिंग। तो सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट।
ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई एक्सपेरिमेंट है, सैंपल स्पेस क्या होगा, उसकी जितनी भी इवेंट थी, इवेंट्स कह लें, आउटकम्स कह लें, उनका एक हम सेट बना दें, तो वो क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस कहलाएगा। जैसे एक कॉइन को फेंकता हूँ मैं, अब मैं इन तीनों, ये सभी के सैंपल स्पेस बनाऊंगा। कॉइन को फेंक दिया, एक को, वन कॉइन, तो सैंपल स्पेस एस क्या होगा, एच कोमा टी। ठीक है, दो कॉइन फेंक दिए मैंने, तो सैंपल स्पेस क्या होना चाहिए, सर एच एच टी टी एच टी टी एच। वेरी गुड। एच एच का मतलब है पहले पे भी हेड है और दूसरे पे भी हेड है। फिर एच टी, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, टी एच, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, और टी टी। ठीक है, एक क्वाइन को दो बार उछालना या दो क्वाइन को इकट्ठा उछालना, एक ही सैंपल स्पेस बनेगा। थ्री क्वाइंस, इसका क्या बनेगा, सर ट्रिपल एच, ट्रिपल टी, एच एच टी, एच टी एच, टी ओके एच एच, एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच। ओके बेटा, देखो एक बार, ट्रिपल एच, फिर तरीका है इन एच को टी से हटाते जाओ, फिर एच टी टी, फिर तीनों को टी से हटाएंगे तो यही आ जाएगा। फिर इन टी को एच से हटाते जाओ, टी टी एच, टी एच एच, फिर दो टी के बीच में एक एच और दो एच के बीच में एक टी। ये पूरा हो गया। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा ये पूरा हो गया, यहाँ तुम देख रहे होगे, एक क्वाइन को फेंका तो हमारे पास कितने एलिमेंट आए सैंपल स्पेस में, कितने कितने केसेस बने, सर फोर। दो। एक क्वाइन को फेंका हमने तो दो केस बने, एक एच और एक टी, तो दो की पावर एक। जब दो क्वाइन को फेंका तो कितने केसेस बने, चार। चार, तो दो की पावर दो। दो। जब हम थ्री क्वाइंस को फेंकेंगे तो अब की बार कितने होने चाहिए बेटा, दो की पावर आठ है, दो की आठ पावर होने चाहिए। तो इनको गिन लो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आपके पूरे हो गए। अब अगर मैं चार क्वाइन को फेंकूंगा तो कितने केसेस होने चाहिए, 16। 16 को बढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे, समझ रहे हो बात। तो जब चार पाँच सात आठ बार भी आएगा, 10वीं तक तो क्या बताया जाता है, ये पहले वाला गणा दे गणा है दूसरे वाला। ईब हम सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन वो किस में है, वो लास्ट चैप एक्सरसाइज है तुम्हारी प्रोबेबिलिटी की, बर्नौली थ्योरम है। उसमें क्या होता है, जो है नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा होते हैं, चाहे 20 हों 40 हों 50 हों, तो उसका एक फार्मूला है, वो हम आगे सजेस्ट करेंगे। लेकिन अभी हम सैंपल स्पेस को समझ रहे हैं। सैंपल स्पेस कॉइन्स का समझ में आ गया। एक कॉइन को फेंकेंगे एच और टी आएगा, दो को फेंकेंगे तो चार केसेस आएंगे, एच 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 टी। इसका मतलब क्या है, पहले थ्रो में एच था, दूसरे थ्रो में भी एच है, या दोनों को इकट्ठा फंका रहे हैं तो दोनों पे एच आया हुआ है। ये समझ रहे हो बात बेटा, एक तो समझ में आ गया ये, यस सर। यस सर। सर और ये नाइस जो है जुड़ी हुई है बेटा, तेरे भी समझ में आया। जी सर आ गया। हाँ, अब डाई, एक डाई को वन डाई, तो एक डाई को फेंकेंगे तो क्या आ सकता है बेटा, एक
दो दो डॉट वाले के लिए 2 हम लिख रहे हैं, 3 4 5 और 6। तो कितने केस हैं यहाँ पे? 6 हैं। अगर 2 डाई को फेंकेंगे हम तो कितने केसेस बनेंगे? 36 36। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 6 4 1 4 2 4 4। यानी कि एक लाइन तो एक से स्टार्ट होती है। इसकी पहचान ये है, क्योंकि हमने बार बार ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 6। तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो 2 डाई पे ही ज़्यादा आएगा, 3 पे नहीं आएगा। 3 पे आएगा तो कोई का पर्टिकुलर केस है वो हम करेंगे। तो कितने केस हो गए बेटा? ये 36 केसेस। ये बात समझ रहे हो? 1 1 का मतलब है पहली डाई पे भी एक आया और दूसरी डाई पे भी एक आया, या 2 डाइयों को इकट्ठा फेंकना, या एक डाई को 2 बार फेंकना, थ्रोइंग ए डाई 2 टाइम्स, और ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। एक ही बात है। 2 डाई इकट्ठी ले ली, वो फेंक दी, या एक डाई को कितनी बार? 2 बार फेंका। तो 1 1 1 2 1 3 1 4, ये 36 केस बनेंगे। अब मेरे को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। ये 5 2 का क्या मतलब है? पहली डाई पे 5 है, दूसरी पे 2 आया हुआ है। 2 समझ रही हो बात ये? अब 3 डाई को अगर हम फेंकेंगे तो 3 डाइस, डाई सिंगल है, सिंगुलर है, डाइस जो है उसका प्लूरल है, DIC। तो अब की बार हमारे पास 216 केस हो जाएंगे। देखो यहाँ 6 थे, यहाँ 6 की पावर 2 हैं, यहाँ 6 की पावर क्या हो जाएगा बेटा? 3। 3 तो 1 1 1, अब मैं आगे नहीं लिखूँगा, 1 1 2, समझ रहे हो बात? 1 1 3 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा? 6 6 6। ये तुम्हारा 6 की पावर 3 कितने हो जाएंगे? 216 केसेस हो 16। जाएंगे। तो उनको लिस्ट करना बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। तो ये तो था क्वाइन का, ये था डाई का। जब भी क्वाइन फेंका जाएगा हम सैंपल स्पेस पे अपना नज़र दौड़ाना चाहेंगे। जब डाई का बात आएगी, डाई की बात आएगी, जब भी हम अपनी सैंपल स्पेस पे नज़र रहेगी हमारी। सैंपल स्पेस को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम समझते हैं कार्ड्स को। टास्क देखे होंगे ना सबने? जी सर। कितने होते हैं कार्ड्स? सर 52। 52। इसमें रेड कलर के कितने हैं? 13 हैं? 26 सर। हाँ, 26 13 कौन बोला है भाई? इसका मतलब कुछ नहीं, उसने तासा बेरा है नहीं। ब्लैक कलर के हों बेटा 26, और रेड कलर के भी 26।
26 कलर दो ही होते हैं, रेड या ब्लैक। सूट 52 कार्ड्स हैं आपके। तो सूट सूट क्या होता है बेटा? 12 सूट होते हैं 4। 4 पहला होता है डायमंड, जिसको ईंट का पत्ता बोलते हैं। इसकी शेप ऐसी होती है डायमंड की, ये ऐसी टिकारी ही मिलेंगी। फिर है हार्ट, रेड कलर के। हम ये रेड कलर के कितने होते हैं डायमंड के बेटा? सूट होते हैं 4, 13 13 पत्ते होते हैं इसके। 13 फिर होता है हार्ट, ये हार्ट की शेप में ही होता है। और ये भी कितने होते हैं? 13। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? पान पान का पत्ता। जो पान होता है खाने वाला, उसका पत्ता होता है ऐसा। ये तो हो गए रेड कलर के, दोनों का रेड कलर है। 26 हो गए, इस 26 को टोटल पूरा करते हैं। फिर होता है बेटा स्पेड, इसमें जो शेप होती है वो तुम्हारी ऐसी, और यहाँ पे एक ऐसा ये और होता है, इसको बोलते हैं हुकुम का पत्ता। इसमें शायद ये ऐसे होता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? हुकुम का पत्ता। और क्लब, क्लब में क्या होता है? क्लब का मतलब 2 3 4 चीज़ों को जुड़ना, ये ऐसे जुड़े हुए होते हैं, इनको बोलते हैं चिड़ी का पत्ता। क्लब होता है ये। समझ आ रही बात? शूट होते हैं 4, डायमंड 13, हार्ट के भी 13, स्पेड के भी 13 और क्लब के भी 13। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? यस सर। हाँ भाई साहिल, समझ में आ गई? कितने पत्ते होते हैं? सर 52 52। रेड कलर के कितने होते हैं? 26 26। और ब्लैक कलर के कितने होते हैं? 26 अब सूट कितने होते हैं 52 में? 4। एक सूट में 13 पत्ते होते हैं। डायमंड के कितने हो गए? 13। हार्ट के भी 30। 13। ये दोनों रेड हैं, ये दोनों ब्लैक हैं। स्पेड भी और क्लब भी। तो सूट कितने होते हैं बेटा? 4 4। क्या क्या के होते हैं वो? डायमंड, हार्ट, स्पेड और क्लब। ठीक है ना? अब एक सूट को हम उसके देखेंगे पत्ते क्या क्या होते हैं। जैसे मैंने डायमंड लिख लिया, डायमंड के 13 पत्ते होते हैं, जिन पे संख्याएं होती हैं वो है 2, दुग्गी, तिग्गी, चौगी, ऐसे बोलते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 11 पे जो होता है उसका 11 नहीं लिखा हुआ होता। क्या लिखा हुआ होता है उसके ऊपर? जैक। जैक लिखा हुआ होता है, इसको बोलते हैं गुलाम। 12 पे जो होता है उस पे 12 नहीं लिखा हुआ होता। क्या लिखा हुआ होता है बेटा? क्वीन, बेगम जिसको बोलते हैं। और 13 पे जो होता है वो उस पे भी नंबर नहीं होता। क्या होता है उस पे? किंग लिखा होता है, के। यहाँ पे जे लिखा हुआ होगा, यहाँ पे क्यू लिखा हुआ होगा, यहाँ पे के, और उसका फोटो बना रखा होगा किंग का। किंग होता है बादशाह। ठीक है। और एक होता है एक, ACE। इसको कुछ खेलों में 13 से ऊपर माना गया है। 14वें पे कह ले हम
और कुछों में 2 से नीचे माना गया 1 पे, लेकिन लिखा हुआ इस पे भी नहीं होता एक ना, एक लिख रखा है ना कुछ और, लेकिन एक लिख रखा है, ACE होता है इसके ऊपर। तो यहाँ इम्पोर्टेंट बात क्या है, फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब क्या है, मुरताले। चारों। फेस कार्ड यहाँ पे जब तक वो एक को शामिल नहीं करता, इतने 3 न माने जाएंगे डायमंड के। एक को लिखेगा है या नहीं है वो, समझ आ रही बात बेटा। ये दुग्गी है, इसके सर ऊपर एक 2 फेस कार्ड डायमंड हुआ के है। वो सिंबल बनेंगे, 3 तिग्गी पे 3 डायमंड मिलेंगे, 4 पे 4, समझ आ रही बात। और ये लिखे हुए भी होंगे संख्या भी। अब जैक कितने हो गए? सर बोलो बोलो। सर वो एक फेस कार्ड में भी आया करे। एक फेस एक कार्ड दिए 7 बेटा। फेस कार्ड अगर ओनली लिखता है वो फेस कार्ड, तो गुलाम, बेगम और बादशाह, जैक, क्वीन और किंग, यही फेस कार्ड में काउंट होंगे। एक शूट में 3 फेस कार्ड हैं, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12। 12 फेस कार्ड हो गए। 12 में रेड कितने हो गए? 6 हो गए। और ब्लैक कितने हो गए? 6। 6 हो गए। 6। ठीक है ना। तो ये बंटवारा है कार्ड्स का। तो कार्ड का जो बंटवारा है मैं फिर बता देता हूँ। 52 कार्ड होते हैं, रेड कलर के 26 होते हैं, ब्लैक कलर के 26 होते हैं। सूट इसके अंदर 4 होते हैं। डायमंड वो 13, हार्ट वो भी 13, स्पेड वो भी 13, क्लब वो भी 13। और बेटा एक सूट जो है डायमंड सूट, जैसे मैंने उसका बंटवारा बताया है, 2 से लेकर 10 तक नंबरिंग होती है। दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छक्की, ऐसे होता है ये, दहला नौला ये। तो जैक पहला फेस कार्ड आता है, क्वीन पहली फेस कार्ड आती है, किंग। कुल मिला के जैक कितने होते हैं पूरे 52 पत्तियां में, जैक कितने होते हैं? जैक सर 4। 4 हो गए 4। भाई। एक डायमंड का हो गया, एक हार्ट का हो गया, एक स्पेड का हो गया, क्लब का हो गया। क्वीन कितनी होती है टोटल? 4। 4। बादशाह कितने हो गए? 4। तो कुल मिला के 12 हो गए। 4। 12 फेस कार्ड होते हैं। एक को वो शामिल करेगा ना करेगा, वो लिखेगा, स्पेसिफाई करेगा अलग से। तो ये कार्ड समझ में आ गए? एकता समझ में आए बेटा ये? यस सर। सर ये कार्ड बेटा घर पे देख लेना, घर पे पड़े हों तो देख लेना, ठीक है? ठीक है और सर। उनको समझना भी है, जी सर हाँ। ठीक है ना। नाइस बेटा। ये कार्ड्स वगैरह जो है समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? सर आ रहे हैं सर, ठीक है। हाँ, इनको देख भी लेना। बाकी जब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो अब हम करें भी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे जो फर्स्ट एक्सरसाइज का है। पहली बात तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कोई भी इवेंट है ए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? पी ऑफ ए। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये होता है बेटा केसेस फेवरेबल, उसके पक्ष में कितने हैं, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल कितने केस हैं। अब जैसे एक कॉइन को फेंका तुमने, हेड आया या टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी हो जाएगी? फेवरेबल केस कितने हैं? 1। और टोटल कितने हैं बेटा? 2। तो 1/2 आंसर हो गया इसका। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ये भी
1/2। अगर दो क्वाइन को फेंक रहे थे यहाँ पे आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी दोनों हेड आने की क्या हो जाएगी? फेवरेबल कितने कॉमे के बीच में एक सर, केस 1/4। माना जाता है। हाँ, कॉमे के बीच में एक केस माना जाता है। तो 1/, टोटल कितने हैं? 4। 1/4। एक हेड और एक टेल। एक हेड और एक टेल में ये भी कवर होगा और ये भी होगा, क्योंकि इसमें भी एक हेड और एक टेल है, इसमें भी एक टेल और सर, एक हेड। 1/2। नहीं, पहले हम बेटा उसको कंसेप्ट को समझे। 2/4 हो जाएगा, फिर कट के 1/2 आएगा, ठीक है ना। इसके फेवरेबल कितने हो गए? 2। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4। टू टेल्स की क्या हो जाएगी? सर, 1/4। 1/4, क्योंकि टी एक केस माना जाएगा, डिवाइडेड बाई 4। अब 3 कॉइन्स फेंके मैंने, तो 3 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? एकता बताएगी। अब 3 हेड के कितने केसेस हैं बेटा इसमें? 1/16। ओनली एक ही केस है ये। सर, 3। एक ही केस है बेटा, हाँ 3 सर, 1। एक ही है जिसमें 3 हेड हैं। और टोटल कितने हैं? जी सर। 8। 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/8। तीनों टेल आने की क्या हो जाएगी? 1/8, 1/8। क्योंकि एक ही है ये भी केस। और 2 हेड आने की क्या हो जाएगी? 2 हेड किस किस के अंदर है? अब देखो, 2 हेड एक तो इसके अंदर हैं, 2 हेड और किसके अंदर है? THH में भी 2 हेड हैं, और बेटा HTH में भी 2 ही हेड हैं। तो कितने केस हो गए फेवरेबल इसके? 2 हेड के 3। 3 हो गए। टोटल कितने हैं? 8। 1/8। 3/8 होगी, 1/2 कैसे होगी? 3/8। 3/8 होगी इसकी। 2 टेल आने की, 2 टेल किस किस में है? इसमें तो तीनों हेड हैं, इसमें तीनों टेल हैं, इसमें एक टेल है, 2 हेड हैं, इसमें 2 टेल हैं। एक तो ये केस हो गया, एक ये भी हो गया जिसमें 2 टेल हैं, इसमें एक टेल, 2 हेड हैं, इसमें भी हैं 2 टेल। तो कितने केसेस हो गए फेवरेबल इसके? 3/8। 3/8। 3/8। समझ रहे हो आप बात को? ओके। यस सर। 4 क्वाइन को फेंक रहे हैं हम, तो चारों हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऐसा तो एक ही केस है। 1/2। 1/16। 1/16। 1/2 कौन बोल रहा है? 16 केसेस हैं इसमें। टोटल केसेस कितने हैं इसमें? 2⁴। 16। समझ रहे हो बात को? तो ये तरीका होता है। अब 3 हेड आने के कितने केसेस होंगे वो देख लें तुमने, ये ढूंढने हैं। लेकिन ये हमारा काम नहीं, ये मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है। उसके फेवरेबल केसेस ढूंढ लो और टोटल ढूंढ लो, रोड़ा ख़त्म। अब डाई को फेंकते हैं हम। डाई को वो कहेगा इवन नंबर। इवन नंबर भी इसमें कौन कौन से हैं? 2 4 6। 2 4। तो कितने हुए ये? 3 केसेस हुए। 3। और टोटल कितने हैं? 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/2। 2/6। 3/6। और वो क्या होगी? 1/2 आ गई। वेरी गुड। और वो कहेगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसमें कितने हैं? प्राइम वो होते हैं जो सेल्फ डिवाइडेड होते हैं, ओनली सेल्फ डिवाइडेड। 3/6। 3 कौन कौन से हैं बेटा इसमें? सर, 1 3 5। गलत। इसमें सेल्फ डिवाइडेड है ना बेटा, 2 3 5 हैं। 1 जो है ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, उसकी कोई कैटेगरी नहीं होती। 1 इज नाइदर प्राइम। प्राइम का मतलब अभाज्य, कंपोजिट का मतलब भाज्य। भाज्य वो होती हैं जो अपने के अलावा और संख्याओं से भी भाग हों। तो इसमें
जो है 1 2 3 4 5 6 तक 2 और 3 और 5, 2 3 5 ये हमारे पास प्राइम नंबर हैं, तो 3/6 आंसर हो जाएगा इसका, वही 1/2। अब कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट कौन कौन से हैं इसमें? भाज्य एक तो कोई कैटेगरी नहीं, दो जो है क्या होता है भाज्य है, 3 भी है भाज्य, 4 और 6 हैं, तो इसके फेवरेबल केसेस हो गए 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2/6। समझ रहे हो बात को इसको? वो कहेगा अगर संख्या 3 से ज़्यादा हो, मोर देन 3 या मोर देन 2 कह दे, वो मोर देन 2, तो मोर देन 2 में कितने केसेस हो गए? 1 2 3 4, 4 हो गए ना, तो इसका आंसर क्या 4/6। ये प्रोबेबिलिटी निकालने का एक तरीका है, समझ रहे हो बात को? तो अब इसमें क्या देगा एटमोस्ट 5, एटमोस्ट 5 का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 5 हो, तो उसमें कौन कौन से केसेस शामिल होंगे? नहीं कवर करता है। उसमें 1 भी शामिल होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5, क्योंकि एटमोस्ट 5 का है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 5 हो, तो 5 वाला भी होगा, उससे कम वाले भी होंगे, 6 नहीं होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/6। अब 2 डाई पे आए, 2 डाई में ये कहेगा सम 5 हो, टोटल 5 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब जिनके फेसिस का जोड़ 5 आता है वो क्या कौन कौन से हैं? तो अभी आगे देखो, अब मैं कह रहा था टोटल सम 5 हो, तो टोटल सम 5 किस किस का है? 1 और 4 का है ना इसका। हेलो, हाँ भाई, बेस्ट ऑफ लक। हाँ ठीक है बेटा। देखो बेटा, मैं कह रहा टोटल 5 हो, जोड़ 5 हो, तो 1 और 4 का हो गया, 2 वाली लाइन में किसका हो गया? 2 और 3 का हो गया, 3 वाली लाइन में किसका हो गया? 3 और 2 का हो गया, 4 वाली लाइन में 4 और 1 का हो गया, 5 वाली लाइन में कोई ऐसा नहीं है, 6 वाली में भी। तो फेवरेबल कितने हो गए इसके? 4 केसेस हो गए ना, एक तो 1 वाली लाइन में, एक 2 वाली लाइन में, एक 3 वाली लाइन में, एक 4 वाली लाइन, टोटल जोड़ 5 हो भाई, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5, तो कितने केसेस हो गए? 4 हो गए ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4 में टोटल कितने हैं? 36, 4/36। ठीक है, वो कहता है सम ग्रेटर देन 10 हो। अब सम ग्रेटर, मैक्सिमम सम कितना हो सकता है? 6 और 6 12। अब 10 से ज़्यादा क्या हो सकता है जोड़? 11। तो 11 और 12 जोड़ किन किन का है? पहले 11 वाले देखो, इसका तो मैक्सिमम जोड़ 7 बनेगा, इसका मैक्सिमम 8 बनेगा, इसका मैक्सिमम 9 बनेगा, इसका मैक्सिमम 10 बनेगा, 11 तो इस लाइन में आएगा, 5 और 6 का जोड़ 11, 6 और 5 का, तो 2 तो केस ये हो गए, 11 के तो 2 केस बने हैं, और 12 भी हो तो 6 और 6 1 के केस बने हैं, तो कुल मिला के इसको फेवर करने के कितने बन गए? 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/36। समझ आ रही बात? अब आते हैं कार्ड पे,
और जो भी इसका कोई क्वेश्चन आएगा ना, जब हम करेंगे आगे एक्सरसाइजेज को, तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई घबराने की बात नहीं है। कभी नहीं सोचो कि भाई मारे या टू डाई की कम समझ में आई या सिंगल की, मैं आइडिया दे रहा हूँ जस्ट अभी। अब वो कहेगा बाउन कार्ड हैं, तो रेड कलर की प्रोबेबिलिटी बताओ। एक कार्ड ड्रॉ कराया है तो रेड कलर की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो रेड के कितने हो गए? 26/50। हाँ 26। टोटल कितने? 52। तो 26/52। ब्लैक कलर का कितना हो जाएगा? 26/52। 26/50। डायमंड का कितना हो जाएगा? 13/52। हार्ट का कितना हो जाएगा? 13/52। समझ रहे हो बात को? और वो कहेगा जैक, जैक कितने होते हैं बेटा? 4। तो 4/52। और वो कह दे रेड कलर का जैक, तो रेड कलर के जैक कितने हैं? 2। तो 2/52। समझ रहे हो बात को? ठीक है। तो ये होती है प्रोबेबिलिटी। केसेस फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। 0 वाली क्या होती है? डेड इवेंट, इम्पॉसिबल, जो हो ही नहीं सकती। और 1 वाली क्या होती है बेटा? श्योर इवेंट, जो होती है। बाकियों की 0 और 1 के बीच में होती है, जैसे ये 1/2 0 और 1 के बीच में ही है। समझ रहे हो बात में? अब हम आते हैं अपने जो आगे जो क्वेश्चंस है हमारे, ये तो है प्रोबेबिलिटी निकालना। अब आएगा जो तुम्हारे सिलेबस में है, +2 के जो सिलेबस में है, वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहाँ से सिलेबस स्टार्ट होता है। कंडीशन लगा देगा। कंडीशन लगाने में क्या होता है? केसेस कम हो जाते हैं। जैसे मैं अभी समझाऊँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा बस, ये अपनी तरफ से। आज एक्सरसाइज कुछ नहीं, इनको पढ़ना। हिस्ट्री जोग्राफी की डाल पढ़े आ रहा है ना पाठ ने, न्यू पढ़ी हो इन्हें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए जैक गिवन दैट कार्ड ड्रॉन इज ए फेस कार्ड। ठीक है। जैक निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 52 पत्तों में से जैक की क्या होती है प्रोबेबिलिटी बेटा? जैक कितने होते हैं? 4/52। 4/52 ना। ये बात समझ में आ गई सभी को? दिव्या समझ में आ रही बेटा बात? प्रिया? भाई 52 पत्तों में से जैक निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जैक कितने होते हैं? 4 होते हैं। और टोटल कितने होते हैं पत्ते? 52। तो फेवरेबल केसेस 4 हो गए, टोटल 52 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/52, 1/13 होगी। 1/13। लेकिन अब इसने कंडीशन लगा दी, गिवन दैट। कंडीशन में केस घट जाते हैं कि गिवन दैट कार्ड ड्रॉन इज ए फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं बेटा? तो टोटल तो 12 हो। 12 होते हैं फेस कार्ड। तो उन 12 में जैक कितने हैं? 12 में सर 4। 4। तो इसका आंसर है 4/12। ये +2 का क्वेश्चन है। क्योंकि कंडीशन में क्या होता है? गिवन दैट। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन में केस कम हो जाते हैं। उसका एक 52 पे नहीं जाना, फिर हमने उसकी कंडीशन पे जाना है और उस कंडीशन में से प्रोबेबिलिटी को छांटना है। यहाँ उसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए जैक गिवन दैट
कार्ड ड्रॉन इज फेस कार्ड। कंडीशन को पढ़ा हमने, फेस कार्ड में से हमने जैक की बतानी थी। ये +2 का क्वेश्चन है। 4/52 10वीं का क्वेश्चन है। अब इसको एक फार्मूला समझाता है वो यहाँ पे। फॉर्मूले में कैसे करेंगे? फॉर्मूला जो है सबसे पहले आता है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F। ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E∩F और डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। मैं इसको दोनों तरीके से मोटा तरीका तो मैंने बता दिया। 4/12 लिखा हो जब भी नंबर मिलेंगे। अब ये क्या मामला है? ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान है। इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E, इसको कैसे बोलते हैं मैं वो लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ E when F already happened। जब F पहले घटित हो चुका हो तो उसमें से E निकालना, प्रोबेबिलिटी E की प्रोबेबिलिटी निकालना। तो ये फार्मूला क्या है? ये कहता है E के भी केसेस लिख लो, F के भी लिख लो, इनके कॉमन लिख लो। E∩F का मतलब है बेटा इनमें कॉमन के थे, कॉमन है वह लिख लो। कॉमन, कॉमन का मतलब जो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। इसकी 52 में से निकाल लो और F की भी 52 में से निकाल लो तो वो आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E, अब इसको याद कैसे रखना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F ऑलरेडी हैपेंड। क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F ऑलरेडी हैपेंड। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E∩F डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। दोनों की इंटरसेक्शन जोन सी निकालनी है, जोन सी घटित हो चुकी है, दोनों का इंटरसेक्शन तो याद रह जाएगा। और डिवाइडेड बाय जो नीचे है ना उसकी नीचे प्रोबेबिलिटी लिखनी है। F है तो नीचे F लिखना है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ F/E क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ F∩E और डिवाइडेड बाय जो नीचे है वो नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ E। समझ आ गई बात? मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो E क्या है, F क्या है? F कंडीशन होती है, F है फेस कार्ड की, E है जैक की। जैक कितने होते हैं? जैक कितने होते हैं बेटा? 4। जैक 4, ठीक है। F है बेटा फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। E∩F जो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं वो कौन से हैं भाई? जैक 4 इसमें, फेस कार्ड में भी जैक हैं, 4 जैक हैं, 4 क्वीन हैं, 4 किंग हैं। तो कॉमन कौन से आए? 4 जैक्स। समझ रही हो ना बात को? अब ये जो P होता है ना ये पूरे में से होता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E∩F डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब E∩F में कितने केस हैं बेटा? 4, तो 4/52। और फेस कार्ड कितने थे? 12, तो 12/52। कुल मिला के वो उत्तर आ जाएगा 4/12। 52 से 52 कट जाएगा, 1/3 आंसर आ जाएगा। यहाँ भी तो मैंने लिखा था 4/12। ये तो है फार्मूले के हिसाब से करोगे तो ऐसे लिखना है, डायरेक्ट करोगे तो सीधे लिख सकते हो हिस्ट्री ज्योग्राफी उसकी। तो अब इसको फिर समझ लो क्योंकि टेक्निकल ये है, हम वी आर हेयर टू लर्न द टेक्निक्स। हमें टेक्निकल होना है, घसीटू राम नहीं रहना। अब करना क्या है?
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओब्लिक एफ आएगा, हर क्वेश्चन में आएगा, तुम दौड़ दौड़ के बताओगे अब जी ऐसे हो जाएगी ऐसे हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों की इंटरसेक्शन और डिवाइडेड बाई नीचे नीचे वाला न्यू का यूं। और ये जो होती है ना, ये टोटल केस में से होती हैं, कंडीशन में से नहीं होती, टोटल केसेस। ई में क्या था, अब यहाँ 4 जैक थे, एफ में क्या था, फेस कार्ड थे, कॉमन क्या हो गए, 4 जैक हो गए, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/52। एफ की क्या होगी, 12/52, 52 से 52 कट जाएगा, 4/12, 1/3, योर आंसर। ठीक है, तो अगले सेशन में आज शाम को मैं फिर दोबारा लूँगा बेटा ये क्लासेस, और अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है हम वो करेंगे, हर क्वेश्चन को करेंगे हम, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। एग्जाम्पल आपने करने हैं, एग्जाम्पल आपने समझने हैं, मेरे तरीके से समझने, इसके तरीके से नहीं, मेरे तरीके से समझने हैं। यार जो समझ में ना हो मेरे तो बूझ लियो, ठीक है। मेरा तरीका इनसे जो है थोड़ा सा हटके है, तो अपना वही अडेप्ट करना है बेटा। तो अब करना क्या है, आज के इसमें तुमने ये कंसेप्ट लिखने हैं, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, थ्रोइंग, जैसे मैंने पीडीएफ में डालूंगा वैसे ही अपने रजिस्टर में उतार लेनी है। इसको समझना है, पढ़ना है, मतलब पाठ को एक पहली एक्सरसाइज तक। उसके बाद मैं सेकंड ये फर्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगा शाम को 6 बजे। ठीक है, थैंक यू बेटा।